नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स सेक्शन 43B क्लॉज एच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के क्लोजिंग का टाइम आ गया है और को लेकर के लोगों के मन में अभी भी एक जो डाउट चल रहा है कि क्या जो परचेज हमने एमएसएमई से कर रखा है वह परचेज जो है हमारा इनकम में माना जाएगा और उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, यह पूरा मैटर क्या है, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम साधारण तरीके से आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप यह पूरा मामला समझ जाएंगे इसमें है क्या। यह इनकम टैक्स का जो सेक्शन 43B क्लॉज एच है, ये क्या है, इसमें क्या कहा गया है। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया है। किससे परचेज किया है? माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से। तो इसका जो मतलब है, जैसे MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, लेकिन यहाँ ध्यान रखना इसमें जो कवर हो रहा है परचेज वह सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज से, मीडियम इंटरप्राइजेज इसमें कवर नहीं हो रहा है। ओके, आपका जो सप्लायर है वह MSME में रजिस्टर्ड है और आपने उसका पेमेंट एज पर सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट के अनुसार नहीं किया। अभी हम आगे देखेंगे कि यह सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट क्या होता है। MSMED का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। आगे हम देखेंगे इसको। तो उस परचेज के एक्सपेंस को आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। उस परचेज का जो एक्सपेंस है आप उसको तभी क्लेम कर पाओगे जब आप उसका पेमेंट अपने सप्लायर को कर दोगे। दोस्तों, यहाँ पर जो डाउट होता है, जो समझ में नहीं आता है, वह वर्ड कौन सा है? परचेज एक्सपेंसेस क्लेम ना कर पाना, परचेज एक्सपेंस अलाउ डिसअलाउ, यह थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यह पूरी अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स पेमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपकी जितनी सारी इनकम है उस इनकम से आपका जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है, जिसको इनकम टैक्स रूल अलाउ करता है क्लेम करने के लिए, आप उस इनकम से अपने एक्सपेंस को माइनस करते हो और जो फिर आपका इनकम निकलता है आप उस पर इनकम टैक्स पेमेंट करते हो। तो जो आप परचेज करते हो, परचेज भी आपका खर्चा है। जो आपका इनकम होगा, तो जो परचेज का अमाउंट होगा, जो परचेज का खर्चा होगा, वह भी आपकी इनकम से कम होगा और उसके बाद आप उस पर इनकम टैक्स पेमेंट करते हो। तो यहाँ यह कहा गया है कि आपका जो परचेज होगा, जो परचेज का एक्सपेंस होगा, वह आपका एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, वह आपका इनकम माना जाएगा। लेकिन वह कब इनकम माना जाएगा, कैसे इनकम माना जाएगा, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसका। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका जो इनकम है, टैक्सेबल अमाउंट, इनकम का टैक्सेबल अमाउंट आपका 6 लाख रुपया है। आपको 6 लाख के ऊपर इनकम टैक्स पेमेंट करना है, लेकिन आपने 4 लाख की परचेज कर रखा है किससे? MSE से, जिसका पेमेंट आपने सेक्शन 15 ऑफ MSMED के एक्ट के अनुसार नहीं किया है। तो इसमें यही चीज बताया गया है कि अगर जो आपका 4 लाख का जो परचेज वाला खर्चा है, आपने अपने बुक में उसको रिकॉर्ड कर रखा है और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें आप इसमें 4 लाख का अमाउंट आपने डेबिट कर रखा है, यानी कि आपने अपने टोटल इनकम में से
4 लाख का खर्चा माइनस कर रखा है और खर्चा माइनस करने के बाद आपकी इनकम 6 लाख निकल रही है और 6 लाख के ऊपर आपको इनकम टैक्स पेमेंट करना है। लेकिन जो एमएसएमईडी का सेक्शन 15 है, उस एक्ट के अनुसार आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, किसका 4 लाख अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ क्या होगा, जो आपका टैक्सेबल अमाउंट 6 लाख निकल रहा था इनकम, उसमें 4 लाख का अमाउंट और ऐड हो जाएगा। वैसे तो 4 लाख आपकी परचेज थी, 4 लाख आपका खर्चा था, लेकिन आपने जो एमएसएमईडी का सेक्शन 15 है उस एक्ट के अनुसार आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपकी इस 4 लाख की परचेज अमाउंट को, 4 लाख के खर्चे को इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब आप 4 लाख खर्चे का क्लेम नहीं कर सकते। यह खर्चा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, मतलब 6 लाख में 4 लाख ऐड होके आपकी इनकम माना जाएगा 10 लाख। अब आपको 10 लाख के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सीधा सीधा मतलब इसका ये है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। अब इसको आगे हम देखते हैं। जो सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट है, उसका कंडीशन क्या है? उसका कंडीशन दोस्तों, अगर सप्लायर और बायर के बीच क्रेडिट पीरियड को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कितने दिन में पैसा वापस करना, कितने दिन की उधारी दे रहे हैं, इसको लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इस सेक्शन के हिसाब से आपको अपने सप्लायर को 15 दिन में पेमेंट करना होगा। ओके। और दूसरा, अगर सप्लायर और बायर के बीच क्रेडिट पीरियड के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ है, मतलब आप दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है इतने दिन में हम पेमेंट करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 45 दिन का टाइम मिलेगा। आपको 45 दिन में अपने सप्लायर को, जिससे आपने माल परचेज किया है, वो 45 दिन में पेमेंट करना होगा। ओके। अगर मान लीजिए सप्लायर और बायर के बीच में एग्रीमेंट हुआ 60 डेज का, कि 60 दिन में पेमेंट होनी है, और इस एग्रीमेंट से दोनों सहमत है। कौन? सप्लायर भी सहमत है और बायर भी सहमत है कि ठीक है 60 दिन में पेमेंट आप कर देना। लेकिन वह 60 दिन नहीं माना जाएगा, 60 दिन का एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। आपको एग्रीमेंट हो भले हुआ है 60 डेज का, लेकिन आपको 45 डेज में पेमेंट करना होगा। यह रहा सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट का। यहां तक का मैटर क्लियर हुआ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि एमएसएमई होता क्या है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज क्या होता है? कौन कौन से लोग माइक्रो इंटरप्राइज में होते हैं, कौन से लोग स्मॉल इंटरप्राइज में होते हैं, कौन से लोग मीडियम इंटरप्राइज में होते हैं, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। आपके सामने यह चार्ट मैंने बना रखा है, जिसमें है पहले माइक्रो इंटरप्राइज, सेकंड स्मॉल इंटरप्राइज और थर्ड पे है मीडियम इंटरप्राइज। माइक्रो इंटरप्राइज का मतलब अति लघु उद्योग, स्मॉल इंटरप्राइज का मतलब लघु उद्योग, और मीडियम इंटरप्राइज का मतलब मध्यम उद्योग। अब इनकी टर्नओवर लिमिट क्या होनी चाहिए, इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो कि ये इस कैटेगरी में जा सकते हैं, माइक्रो इंटरप्राइज की कैटेगरी में, या स्मॉल इंटरप्राइज की कैटेगरी में, या मीडियम इंटरप्राइज की कैटेगरी में। तो हम सबसे पहले देखते हैं माइक्रो इंटरप्राइज। जो माइक्रो इंटरप्राइज की कैटेगरी में होंगे, उनकी जो टर्नओवर लिमिट होगी 5 करोड़ तक की होनी चाहिए। टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ तक की होनी चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसमें? अपने प्लांट एंड मशीनरी में कोई बिजनेस खरीदेंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो प्लांट एंड मशीनरी भी लगेगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा वह 1 करोड़ तक होना चाहिए। इसके लिए माइक्रो इंटरप्राइज के लिए, अति लघु उद्योग के लिए टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ तक और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक। ओके। अब स्मॉल इंटरप्राइज वाले, लघु उद्योग वाले, इनकी जो टर्नओवर लिमिट होनी चाहिए 50 करोड़ तक, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक टर्नओवर लिमिट होनी चाहिए। ओके। और जो इनका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, वह 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक होनी चाहिए। ओके।
एक क्लियर हुआ माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज का जो लिमिट है, टर्नओवर लिमिट और इन्वेस्टमेंट लिमिट क्लियर हो गया। अब तीसरा है मीडियम एंटरप्राइज। मीडियम एंटरप्राइज वालों का टर्नओवर लिमिट कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ तक। 50 करोड़ से ज्यादा 250 करोड़ तक टर्नओवर लिमिट होनी चाहिए किसकी? जो होंगे मीडियम एंटरप्राइज वाले। और इनका जो इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट एंड मशीनरी में वह 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट होगा। यह चीज क्लियर हुआ दोस्तों। माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज, इनकी टर्नओवर लिमिट कितनी होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट में इनका कितना होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी में वह कितना अमाउंट तक होना चाहिए। यह मैटर क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जिससे परचेज किया है, जो आपका सप्लायर है, वह MSME रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए जो कुछ MSME रजिस्टर होते हैं, जब वो इनवाइस करते हैं, इनवाइस बनाते हैं, तो उनकी इनवाइस पे उद्योग आधार नंबर लिखा होता है। वह जिसका जो नंबर मिलता है MSME का उद्योग आधार नंबर, वह अपनी इनवाइस पे लिख देते हैं। अगर आपकी इनवाइस पे लिखा हुआ है उद्योग आधार नंबर, तब तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा सप्लायर MSME रजिस्टर्ड है। अगर नहीं भी लिखा है, जब आपके बुक का ऑडिट होगा, जो आपके CA सर होंगे, जब आपकी बुक को ऑडिट करेंगे, तो आपकी बुक में जो भी सिंडिकेट क्रेडिटर्स होंगे, उन सिंडिकेट क्रेडिटर्स को पता करना पड़ेगा कि क्या यह माइक्रो एंटरप्राइज में या स्मॉल एंटरप्राइज में तो नहीं है। आपको अपने क्रेडिटर से पूछना पड़ेगा कि सर आप अगर MSME रजिस्टर्ड हैं तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे आप, माइक्रो एंटरप्राइज में या स्मॉल एंटरप्राइज में। आपको पता भी चल जाएगा उनके टर्नओवर के हिसाब से। अगर यहाँ एक चीज और है, इस सेक्शन में जो यह कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज से अगर आपने परचेज किया है तभी यह कंडीशन लागू होता है। अगर आपने मीडियम एंटरप्राइज वाले से परचेज किया है तो यह कंडीशन इसमें लागू नहीं होगा। यहाँ तक का मैटर दोस्तों क्लियर हुआ, आपकी समझ में आ गया। माइक्रो एंटरप्राइज भी समझ में आ गया, स्मॉल एंटरप्राइज भी समझ में आ गया और मीडियम एंटरप्राइज भी समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, यह जो आपको पेमेंट करने का है, किस फाइनेंशियल ईयर में आप उसको खर्चे को क्लेम कर पाओगे और किस फाइनेंशियल ईयर में उस खर्चे को क्लेम नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए हमने परचेज किया है किससे, MSE से। यहाँ देखिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ MSE, मतलब माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज। यहाँ मीडियम इंटरप्राइज नहीं है, क्योंकि इसमें मीडियम इंटरप्राइज नहीं कवर हो रहा है। आपने परचेज किया 10 जनवरी 2024 को, इनवॉइस डेट आपकी 10 जनवरी 2024 है। कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, पेमेंट कंडीशन को लेके आपके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, और आपने इसका पेमेंट कर दिया 20 जनवरी 2024 को। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। आपने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, 10 जनवरी को परचेज किया और 20 जनवरी को पेमेंट कर दिया, 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दिया। तो इस खर्चे को, इस परचेज के खर्चे को आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्लेम कर लोगे। अपनी इनकम से इस खर्चे को माइनस कर लोगे, किसमें, 23-24 में। तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपने 20 दिसंबर 2023 को परचेज किया है, इनवॉइस डेट आपकी 20 दिसंबर 2023 है, और आपके सप्लायर और आपके बीच एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट है तो सिंपल सी बात है कि आपको 45 दिन का समय मिल रहा है, आपको 45 दिन में पेमेंट करना है। लेकिन आपने पेमेंट किया 25 मार्च 2024 को, यानी कि आपने पेमेंट कब किया, 45 दिन के बाद पेमेंट किया। लेकिन आपने 25 मार्च 2024 को पेमेंट कर दिया, यानी कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर में ही आपने पेमेंट कर दिया। तब भी आप उसका जो एक्सपेंस का क्लेम है उसको आप 23-24 में कर पाओगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ये भी हमने ऊपर सेक्शन में बताया कि आपको अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, अगर एग्रीमेंट हुआ है तो 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। यहाँ तो हमने एग्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमने
45 दिन के बाद पेमेंट किया, फिर भी आपको 23-24 में उस खर्चे को अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है। कहा गया कि आपने अगर उसी फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दिया है उसका, तो आप उस फाइनेंशियल ईयर में उस खर्चे को क्लेम कर सकते हो, अपनी इनकम से उस खर्चे को माइनस कर सकते हो। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला मैटर है कि 30 मार्च 2024 को हमने परचेज किया और कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। अब कोई एग्रीमेंट नहीं तो ये माना जाएगा कि हमें 45 दिन का समय मिला हुआ है, 45 दिन में पेमेंट करना है। और आपने पेमेंट कब किया? 10 अप्रैल 2024 में पेमेंट किया। 10 अप्रैल 2024 में पेमेंट किया। तो यहाँ यह देखा जा रहा है कि आपने परचेज तो किया मार्च में, मतलब कि 23-24 में आपने परचेज किया, और आपने पेमेंट कब किया? 10 अप्रैल 2024, यानी कि 24-25 में आपने पेमेंट किया। तो क्या आपको 23-24 में यह खर्चा लागू होगा या नहीं? तो यहाँ जवाब है कि यह खर्चा आपको 23-24 में अलाउ हो जाएगा, क्योंकि आपने 30 मार्च को पेमेंट किया था, एग्रीमेंट नहीं था, 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी थी। आपने 10 अप्रैल को पेमेंट कर दिया, 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, भले ही आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में किया, लेकिन आपका पेमेंट जो है 15 दिन के अंदर हो गया है। तो यह खर्चा जो आपका 23-24 में अलाउ होगा, 23-24 में इस खर्चे को आप क्लेम कर सकते हो, जो कि आपकी जो परचेज डेट है 30 मार्च 2024, 23-24 में आ जाएगा, तो आप 23-24 में इसको क्लेम कर सकते हो। अगला मैटर हमारा है, हमने परचेज किया 2 जनवरी 2024 को और एग्रीमेंट भी है। तो अगर एग्रीमेंट है तो सिंपल सी बात है कि हमें 45 दिन का समय मिल रहा है, हमें 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। लेकिन आपने इसका पेमेंट कब किया? 11 अप्रैल 2024 को पेमेंट किया, तो या तो 45 दिन से ऊपर चला गया। तो क्या आपको इसका खर्चा जो है 23-24 में क्लेम करने को मिलेगा? आप अपनी इनकम से इस खर्चे को 23-24 में क्लेम कर सकते हो? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपने 45 दिन के बाद पेमेंट किया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है। 45 दिन के बाद किया, 45 दिन के अंदर आप कर देते पेमेंट, तो आप 23-24 में इसको क्लेम कर लेते। लेकिन आपने 45 दिन के बाद किया है, 2 जनवरी 2024 का बिल था, आपने पेमेंट किया 11 अप्रैल 2024, तो आपका यह खर्चा जो है 23-24 में अलाउ नहीं होगा। यह खर्चा आपका इनकम में ऐड हो जाएगा और 23-24 में आपको इस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या आपने अगर इनकम टैक्स भर दिया 23-24 में इस खर्चे पर, क्या आपको यह खर्चा मिलेगा नहीं? जब आप उसका पेमेंट कर दोगे, मान लीजिए आपने 11 अप्रैल 2024 का पेमेंट कर दिया है, आप इस खर्चे को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्लेम कर सकते हो। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से मैं समझता हूं कि आपकी सारी जो कंफ्यूजन होगी वो खत्म हो गई होगी। मैंने आपको बता दिया, यहाँ जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है यह बहुत मेन है। आपने 23-24 में परचेज किया, लेकिन उसका पेमेंट आपने किया 24-25 में, और वो भी एग्रीमेंट था, 45 दिन के बाद पेमेंट किया। तो यह खर्चा आपको 23-24 में अलाउ नहीं होगा। आपको 23-24 में इस पर इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यह खर्चा कब अलाउ होगा आपको? अब 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में यह खर्चा आपको अलाउ होगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस वीडियो से इस चीज के बारे में आप समझ गए होंगे कि एमएसएमई से परचेज करने पर किस तरीके से आपकी सेल्स, आपकी इनकम बन जाएगी और आपको उस पर इनकम टैक्स देना होगा। दोस्तों, अगर अभी भी कुछ डाउट है, कुछ मैटर समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप बताना, यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।